वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्मी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में आज हमने डिस्कस करना है लेजिस्लेचर, ये क्या होता है। ठीक, मेरा अपना अलग से भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स देता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेक्चर्स बाय वकास अजीज, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक, आइए जी स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, और उनमें से सबसे पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। इन तीनों पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे आपको पॉलिटिकल साइंस का अलग से फोल्डर मिलेगा, वहीं पे ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं लेजिस्लेचर को कि जो लॉ बनाए कंट्री के लिए, एग्जीक्यूटिव जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इन्फोर्स करता है, जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करता है और अप्लाई करता है पर्टिकुलर केसेस के ऊपर, जब जज के सामने केस आता है। ये सिंपल टर्म्स में। अब आए जरा लेजिस्लेचर को डिटेल में पढ़ते हैं। इस तरह मैंने एग्जीक्यूटिव को अलग डिटेल में पढ़ाया है, जुडिशरी को अलग पढ़ाया है। ठीक, आए जी स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेचर ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एक है लेजिस और दूसरा है लेचर। लेजिस कहते हैं लॉ को और लेचर कहते हैं अबाउट टू कैरी या प्लेस। समझ आए? 2 ग्रीक वर्ड्स से लेजिस्लेचर मिलकर बना है, लेजिस और लेचर। लेजिस लॉ को कहते हैं और लेचर को 2 मीनिंग्स में यूज किया जाता है। फर्स्ट मीनिंग अबाउट टू कैरी, सेकंड मीनिंग प्लेस। अब इस जो हमने लिटरल मीनिंग्स इसके निकाले हैं, इससे लेजिस्लेचर की डेफिनेशन, लिटरल डेफिनेशन क्या बनती है देखें। अबाउट टू कैरी लॉ, ये देखें अबाउट टू कैरी लॉ। सेकंड डेफिनेशन देखें जो लिटरल डेफिनेशन है, प्लेस फॉर लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, लेजिस लॉ के लिए, विच मीन्स के लेजिस्लेचर के लिटरल मीनिंग है प्लेस फॉर लॉ मेकिंग, वो जगह जहां पे लॉ बनता हो। यहां तक बात समझ आई? अब लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये जो फर्स्ट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक, तो फिर आए जरा पार्लियामेंट के वर्ड को हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से है। अब इनके ओरिजिन को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जो कि कंपैक्ट है, कंसाइज है और कंप्लीट डेफिनेशन है, वो इन्हीं के मीनिंग से बनी हुई है। देखें, पार्लियामेंट फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है। कौन सा फ्रेंच वर्ड? पार्ले। इस वर्ड से पार्लियामेंट निकला है और पार्ले फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब क्या है पार्ले का? टू टॉक और टू डिस्कस। तो पार्लियामेंट की लिटरल डेफिनेशन होगी कि अ प्लेस वेयर डिस्कशंस आर हेल्ड, वो जगह जहां पे लोग बैठकर डिस्कशंस करते हैं। लेजिस्लेचर की हमने लिटरल डेफिनेशन देखी, प्लेस फॉर लॉ मेकिंग या अबाउट टू कैरी लॉ। पार्लियामेंट की लिटरल डेफिनेशन देखी, अ प्लेस वेयर डिस्कशंस आर हेल्ड, जहां पे लोग बैठकर डिस्कशंस करते हो। अब इन 2 डेफिनेशंस को ये देखें, जहां पे टिक मार्क कर रहा हूं उसको देखें, एक ये डेफिनेशन और एक ये डेफिनेशन पार्लियामेंट की। इन 2 डेफिनेशंस को कंबाइन करते हैं, इन 2 डेफिनेशंस को जो टिक मार्क किए हैं, तो लेजिस्लेचर की हमारे पास एक कंपैक्ट डेफिनेशन आएगी। देखें, legislature or parliament is that branch of government which performs the functions of law making through discussions।
वो ब्रांच है गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, जहां पे लॉ मेकिंग होती हो थ्रू डिस्कशंस। दोनों लिटरल डेफिनेशंस का मटेरियल इस एक डेफिनेशन के अंदर आ गया। ठीक, लॉ मेकिंग हो और किस तरह, थ्रू डिस्कशंस। समझ आई? which performs the functions of law making through discussions। अब एक अच्छी डेफिनेशन आ गई हमारे सामने। ठीक, अब जो लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट कहें, ये असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल है। हम वोट कास्ट करते हैं ना इलेक्शन में, तो हम जिनको वोट डाल रहे हैं, जो बंदे हम इलेक्ट कर रहे हैं, वो बंदे आगे चल के लेजिस्लेचर या इसे पार्लियामेंट कहें, वहां पे जाके हमारी नुमाइंदगी करते हैं। समझ आई? तो लेजिस्लेचर ये जो बॉडी है, ये जो ऑर्गन है, इसमें सारे के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोग भेजते हैं। अब इसमें कंफ्यूज ना होना कि आप कहो कि ब्रिटेन में तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो तो हेरिडेटरी चैम्बर है, वहां पे लोग कैसे इलेक्ट होते हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जहन में ये रखें कि लेजिस्लेचर के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक, वो आगे चल के हमने डिस्कस करना है। यहां तक बात समझ आई? अब जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने वोट कास्ट किया है और हमारे बंदे जाके लेजिस्लेचर में बैठे हैं, तो वो हमें आंसरेबल भी हैं, आंसरेबल टू पब्लिक। अगर गलत पॉलिसी बनाएंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे कि यार हमने आपको भेजा लेजिस्लेचर में, लॉ मेकिंग बॉडी में आपको हमने भेजा कि आप हमारी वेलफेयर के लिए लॉज बनाओ, उल्टा आप हमारी वेलफेयर के लिए लॉज नहीं बना रहे, बल्कि आपके लॉज से हमें नुकसान हो रहा है। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वो आंसरेबल हैं। ठीक, अब थोड़ा बैकग्राउंड देखें। जब मोनार्की थी, बादशाहत का निजाम था, हाँ, बादशाह की बड़ी रियासत होती थी, वहां पे नो सेपरेट एजेंसी फॉर लॉ मेकिंग। इस तरह लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के लें या कोई और ऐसी बॉडी के लें, उस टाइम नहीं होती थी सेपरेट बॉडी के जो लॉ मेकिंग का काम करे बादशाहत के दौर में, मोनार्की में। ठीक, किंग जो था, बादशाह, वो दोनों एक्शंस परफॉर्म करता था, लेजिस्लेशन के भी और एग्जेक्टिव के भी। लेजिस्लेशन मींस लॉ मेकिंग, कि बादशाह लॉ मेकिंग भी करता था अपनी रियासत के लिए, और जो लॉ उसने बनाया फिर उसको खुद इन्फोर्स करता था। बादशाह के निजाम में बादशाह दोनों काम कर रहा है, लॉ भी बना रहा है और उसको इन्फोर्स भी कर रहा है उस लॉ को। ठीक, अब उस बादशाह के जब दौर होता था बादशाहों का, तो उस टाइम कुछ नोबल्स होते थे बादशाह की, जो हम कहते हैं ना कि उसकी कोर्ट के अंदर जो बैठते थे नोबल्स, वो नोबल्स लॉ मेकिंग नहीं करते थे, वो जस्ट बादशाह को गाइड करते थे, सिर्फ गाइडेंस उसको प्रोवाइड करते थे। अल्टीमेट अथॉरिटी बादशाह था, लॉ भी वो बनाता था, इन्फोर्स भी वो अपनी मर्जी से करता था। ठीक, तो मोनार्की के दौर में हमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन नजर नहीं आती लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव ये दोनों एक ही बंदा कर रहा है और वो बंदा बादशाह है। ठीक, लेकिन विद द इमरजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 3 separate organs of state also evolved as separate entities। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इमरजेंस हुई ब्रिटेन में, मोनार्की को क्या किया, खत्म किया और उसको सिर्फ नॉमिनल हेड बना दिया, मोनार्क को, क्वीन को। ठीक, इस तरह यूरोप के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो रिवोल्यूशन की वजह से जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको खत्म किया, रिपब्लिक बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई गई। ब्रिटेन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूरोप के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेमस हो गई।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आने की वजह से 3 सेपरेट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, 3 सेपरेट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, ये 3 अलग अलग ऑर्गन्स आ गए। और ये ऑर्गन्स किसने प्रोवाइड किए? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 अलग अलग ऑर्गन्स प्रोवाइड किए और इनकी पावर्स बता दी कि लेजिस्लेचर की ये पावर्स हैं और ये फंक्शंस हैं, एग्जेक्टिव की ये पावर्स हैं और ये फंक्शंस हैं, जुडिशरी की ये पावर्स हैं और ये फंक्शंस हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, एग्जेक्टिव जुडिशरी में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से हमें ये मिला कि हमारे पास 3 सेपरेट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वो ऑर्गन्स आए। लेजिस्लेचर आया, एग्जेक्टिव आया, जुडिशरी आया। अब जो बंदा लेजिस्लेचर में बैठा है लॉ मेकिंग करेगा, जो एग्जेक्टिव में है वो इन्फोर्स करेगा लॉज को, जो जुडिशरी में है वो इंटरप्रेट करेगा। तो मोनार्की से कितना एडवांस हो गया सिस्टम, मोनार्कियल सेटअप से, समझ आई? और मोनार्कियल सेटअप में तो इवन के जो जुडिशरी का काम था वो भी बादशाह करता था। किसी को सजा देनी है, सजाए मौत दो, वो काम भी बादशाह करता था। तो बादशाह इन तीनों को कंट्रोल कर रहा था, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, समझ आई? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इनको अलग अलग कर दिया गया। अब समझ आई बात की यहां तक? ठीक, हमारे पास लेजिस्लेचर एक अलग एंटिटी किस वजह से आई? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से आई। इसी तरह एग्जेक्टिव के बारे में भी हम यही कहेंगे कि एज सेपरेट आइडेंटिटी एंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आई, जुडिशरी एज सेपरेट एंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आई। ठीक, यहां तक समझ आई? अब काइंड्स ऑफ लेजिस्लेचर आते हैं 2 तरह के, यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल कहते हैं सिंगल हाउस को। देखें, ये जो यूनिकैमरल है ये 2 लैटिन वर्ड से मिला हुआ है। यूनी का मतलब होता है सिंगल, और जो कैमरल है पीछे लिखा हुआ है कैमरल, इसका मतलब होता है चैम्बर, सिंगल चैम्बर। तो यूनिकैमरल से मुराद है कि सिंगल हाउस। ऐसी गवर्नमेंट्स भी हैं जिनके अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ एक हाउस है। अब वो गवर्नमेंट्स कौन सी हैं? चाइना, टर्की, आर्मीनिया, न्यूजीलैंड, यहां पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ एक हाउस है और वहीं पे सारे कंट्री के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देते हैं, एक हाउस। एक आता है बाइकैमरल, 2 लैटिन वर्ड्स हैं अगेन, बाय और कैमरल। बाय का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है 2, कैमरल का मतलब होता है चैम्बर, विच मीन्स के 2 हाउसेस। ठीक, बाइकैमरल, समझ आई बात की? अब ये जो बाइकैमरल का सिस्टम है ये पाकिस्तान, इंडिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पे है। 2 हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। ठीक, अब इसको जरा समझने की जरूरत है बाइकैमरल के सिस्टम को। यूनिकैमरल में तो बात साफ है ना कि एक ही चैम्बर है, वहीं पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे हैं। लेकिन बाइकैमरल के अंदर तो 2 हाउसेस हैं, एक अपर हाउस है, दूसरा लोअर हाउस है। अब ये किस तरह का सेटअप है इसको जरा देखें, क्योंकि आजकल मोस्ट कहते कि जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसमें एक तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दूसरी बात ज्यादातर कंट्रीज के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो इसलिए इसको जरा समझें। 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस रिप्रेजेंट द प्रोविंसेस, लोअर हाउस रिप्रेजेंट द पीपल। मैं समझाता हूं,
पहले इसको देखें। अपर हाउस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी होता है, लोअर हाउस के अंदर पॉपुलेशन बेस्ड सीट्स होती हैं। देखें, जो लोअर हाउस है जिसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक, यहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हैं लोअर हाउस में, लेकिन पॉपुलेशन बेस्ड सीटें होती हैं। जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज्यादा है उनकी ज्यादा सीटें होंगी नेशनल असेंबली में, जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन कम है उसकी सीटें भी कम होंगी नेशनल असेंबली में, ठीक। अब ये तो एक तरह से फर्क आ गया कि यार जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसको आपने ज्यादा सीटें दी, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसको आपने कम सीटें दी। तो इस फर्क को, डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपर हाउस के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी प्रोविंसेस को, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी आता है कि इक्वल सीट्स टू ऑल द प्रोविंसेस। पंजाब की भी चलो 5 कर दो, बलूचिस्तान की भी 5 कर दो, केपीके की भी 5 कर दो, जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, मैं सपोज करें जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं सबको इक्वल सीट्स दे दी अपर हाउस के अंदर, तो न्यूट्रलाइज कर दिया मैटर को, ठीक। अब यहां पे देखें लोअर हाउस, यहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम वोट कास्ट करते हैं ना, जाते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और इसका टेन्योर 5 साल होता है, जनरली 5 इयर्स होता है, ठीक। कोई भी गवर्नमेंट आती है नेशनल असेंबली में उसका जो टेन्योर है 5 साल होता है। अपर हाउस में टेन्योर 6 साल होता है जो सेनेटर्स होते हैं, ठीक। और हर 3 साल बाद हाफ जो सेनेटर्स हैं, हाफ मेंबर्स ऑफ सेनेट हैं, वो चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और नए आ जाते हैं। लेकिन अपर हाउस का टेन्योर लाइफ टाइम भी हो सकता है इन केस किस सूरत में, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस हेरिडेटरी चैम्बर है, वहां पे मेंबरशिप जो मिलती है उनको लाइफ टाइम मिलती है, हेरिडेटरी, ठीक। तो लोअर हाउस, इसलिए मैंने लोअर हाउस के नीचे लिखा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यहां पे नहीं लिखा अपर हाउस के नीचे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इसका टेन्योर, इसकी रिप्रेजेंटेशन वेरी करती है। लेकिन एक चीज कॉमन रहती है कि लोअर हाउस, चाहे आप अमेरिका का उठा के देख लें, चाहे ब्रिटेन का उठा के देख लें, चाहे पाकिस्तान का उठा के देख लें, चाहे इंडिया का उठा के देख लें, लोअर हाउस में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इन सब कंट्रीज में, ठीक। और जनरली टेन्योर 5 साल का हो सकता है, लेकिन वेरी भी कर सकता है कुछ कंट्रीज में, जनरली कहते हैं 5 साल, ठीक। मसला अपर हाउस में आ जाता है जब हम स्टडी करते हैं ना लेजिस्लेचर को, बाइकैमरल लेजिस्लेचर को, मसला अपर हाउस में आता है। अब हमारे पाकिस्तान में अपर हाउस में टेन्योर 6 इयर्स है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में अपर हाउस में जो सेनेट है वहां पे टेक्नोक्रेट्स भी जाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों अपर हाउस में बैठे हों, टेक्नोक्रेट्स भी जाते हैं, ठीक। इस तरह ब्रिटेन का आप सेटअप उठा के देख लें, जो उनका अपर हाउस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हेरिडेटरी चैम्बर है, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है उनको, ठीक। क्योंकि ब्रिटेन में पहले मोनार्की का सेटअप था, अब जब उन्होंने मोनार्की को खत्म किया, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए, तो उन्होंने मोनार्की को और वहां के जो लॉर्ड्स का कंसेप्ट था उसको एज अ सिंबल रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। इसलिए उन्होंने अपर हाउस जो है ब्रिटेन ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो उन्होंने इन्हीं को दिया हुआ है। अब समझ आई? क्लियर है बात, ठीक। अब आगे आए, पावर्स एंड फंक्शंस लेजिस्लेचर के, इसको जरा देखें। अब सबसे पहली बात है, जाहिर बात है कि लेजिस्लेचर का मतलब ही है लॉ मेकिंग, तो सबसे पहला फंक्शन है लेजिस्लेशन, ठीक, कि लॉज बनाता है।
अब लॉज किस तरह बनते हैं? लॉ मेकिंग थ्रू डिस्कशंस। ठीक, आपकी पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, फिर उस पर डिस्कशन होती है, फिर उसको अपर हाउस भेजा जाता है, अगर वहां से अप्रूव हो जाता है फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, और अगर प्रेसिडेंट साइन कर दे उस बिल के ऊपर तो वो लॉ बन जाता है। लेकिन डिस्कशंस होती हैं, लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग, टैक्स से रिलेटेड लॉज हो गए, ठीक, कंट्री के अंदर मुख्तलिफ लॉज हो गए, वो सारे लेजिस्लेचर बनाता है। इसका काम ही है कि कंट्री के अंदर जहां पे लॉज बनाने की जरूरत है, लेजिस्लेचर का नाम आएगा। ठीक, दूसरी बात, दूसरा इसका फंक्शन देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब वक्त के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो अमेंडमेंट्स करनी होती हैं, तो वो अमेंडमेंट्स भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कह लें, इसके अख्तियार में है। कोई अमेंडमेंट आती है तो जाहिर बात है लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हुए हैं वो अमेंडमेंट करते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आपको पता है लेकिन फिर भी सुने। लेजिस्लेचर में कौन बैठते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक, लेकिन दो ग्रुप्स में, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो है जो मेजॉरिटी वोट जिसको मिल जाए और वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, और जिसको वोट कम मिले वो अपोजिशन पार्टी। अब कोई बिल आता है तो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स तो जाहिर बात उस पर कंसेंट करेंगे, उनकी अपनी पार्टी ने वो बिल बनाया है। अपोजिशन उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकता है, अपोजिशन उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है उस बिल को, ठीक, कि हाँ यार इसको लॉ बनना चाहिए। इसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वक्त आता है तब भी यही होता है कि जब अमेंडमेंट के लिए वो लोग आते हैं, कोई बिल लाते हैं, तो फिर रूलिंग पार्टी की तरफ से बिल आता है, अपोजिशन पार्टी उसको देखती है, अब दोनों की उस पर डिस्कशंस होती हैं, एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, वो बकायदा उनकी डिस्कशंस उसके ऊपर होती हैं। तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी ये लेजिस्लेचर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस, बिल्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशंस करती हैं। ठीक, अगला पावर देखिए फंक्शन इसका, डेलिब्रेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट। अब जब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है आपका, जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है, जब वो बिल बजट लाती है, पार्लियामेंट के अंदर पेश करती है, लेजिस्लेचर के अंदर और पर्टिकुलरली नेशनल असेंबली के अंदर बिल को, इसको बजट को पेश किया जाता है, जो लोअर हाउस है उसमें, तो फिर उस बजट के ऊपर डिस्कशंस होती हैं। यही होते हैं कि भाई मेजॉरिटी जो पार्टी के बंदे हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, वो और अपोजिशन पार्टी के बंदे ये बैठ के उस बजट पे डिस्कशंस करते हैं, और फिर अप्रूवल भी नेशनल असेंबली उसको देती है बजट को। ठीक, तो ये फंक्शन भी अगर इन टोटलिटी देखा जाए लेजिस्लेचर का है कि बजट अप्रूवल जो है और बजट के ऊपर डिस्कशंस, ये भी इसी का फंक्शन है। आगे देखें, कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है लेजिस्लेचर, या इसको पार्लियामेंट कहें, कि भाई कहां से कितना टैक्स आप ले रहे हो, टैक्स कहां पे लगा रहे हो। ये आप सुनते नहीं हो, जब आप न्यूज देखते हो तो अपोजिशन पार्टी वाले कितना क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट्स को, रूलिंग गवर्नमेंट्स को, ठीक, कि भाई इस टैक्स का हमें बताओ, कितना टैक्स आपने इकट्ठा किया, कहां लगाया, सब्सिडीज कितनी दे रहे हो, ये बताओ। ठीक, तो जितने भी नेशनल फाइनेंसेस हैं कंट्री के, उसको नेशनल असेंबली या उसको लेजिस्लेचर कह लें, इन टोटलिटी पार्लियामेंट कह लें, वो क्या है, उसकी कस्टोडियन है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है, कहां से आ रहा है पैसा, किधर लग रहा है। ठीक, टैक्स से रिलेटेड कोई आप टैक्स बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके ऊपर ये जो पार्लियामेंट है वो उसके ऊपर एतराज भी कर सकती है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक, आगे देखें, कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। लेजिस्लेचर का एक फंक्शन ये भी है कि ये एग्जेक्टिव को कंट्रोल में रखता है। कैसे? हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग वीडियोस में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, यहां पे तो मैं हल्का सा बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप
प्लेलिस्ट में जाएं, वो वीडियोस मौजूद हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो दो गवर्नमेंट्स अलग अलग है ना, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें मसला इसी चीज का है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का है, जिसकी वजह से ये दो अलग टाइप की गवर्नमेंट्स हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का मसला है। देखें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट हैं, सेपरेट हैं कंप्लीटली। ये जो पोर्शन मैंने बनाया ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहां पे लेजिस्लेचर के मेंबर्स लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक। यहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो एग्जीक्यूटिव है, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट, उस प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट जब अपनी कैबिनेट बनाता है, जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं, वो अपने खुद से सिलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है लोगों को, जिन्हें सेक्रेटरीज कहा जाता है, ठीक। तो लेजिस्लेचर के जो बंदे हैं अलग हैं, एग्जीक्यूटिव के बंदे अलग हैं। लेजिस्लेचर के बंदे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव के बंदे जो है नॉन इलेक्टेड हैं, ठीक। और इन दोनों बंदों का आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की जो ये ऑर्गन्स के अंदर कोई मेंबरशिप नहीं है। लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव के अंदर कोई मेंबरशिप नहीं है, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के अंदर कोई मेंबरशिप नहीं है, अलग अलग काम कर रहे हैं। इवन के जो एग्जीक्यूटिव, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, वो इस पोर्शन से बिलोंग करता है, लेजिस्लेचर से नहीं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव वाले ऑर्गन से बिलोंग करता है प्रेसिडेंट, ठीक। यहां तक बात समझ आई। लेकिन इसके बावजूद, इतना डिफरेंस होने के बावजूद, इतनी सेपरेशन होने के बावजूद, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख सकती है और रखती भी है। प्रेसिडेंट ने कुछ अपॉइंटमेंट्स कर दी, ठीक है। जैसे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लें, उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट्स की, एग्रीमेंट्स किए, लेजिस्लेचर उन एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, उनको रेक्टिफाई कर सकती है, उनको बिल्कुल खत्म भी कर सकती है, ठीक। अपॉइंटमेंट्स को खत्म कर सकती है जो प्रेसिडेंट ने की है या एग्जीक्यूटिव ने की है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, आप समझेंगे, आपको हल्का सा मैंने ग्राफ दिया, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, कि जहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही बॉक्स में बंद हैं। विच मीन्स कि यहां पे जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, वो लेजिस्लेचर के ही मेंबर्स होते हैं। हम जब वोट कास्ट करते हैं इलेक्शन में, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेचर में भेजते हैं, फिर यहीं से लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स उठाए जाते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर, उसे चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, वो लेजिस्लेचर से ही तो आता है। आपके कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी तो सारे लेजिस्लेचर में मौजूद थे। जब जाके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट उनकी बनी, एग्जीक्यूटिव के, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर वो आए, उससे पहले तो वो सारे इसी के मेंबर हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। इवन के आपका जो प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की नहीं, पाकिस्तान और इंडिया जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे जो आपका प्रेसिडेंट है, वो कहां से इलेक्ट होता है? लेजिस्लेचर में से ही तो इलेक्ट किया जाता है उसको। और प्रेसिडेंट को पाकिस्तान या इंडिया में हम कहते हैं कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बराए नाम। चलो बराए नाम ही है, लेकिन आ तो यही लेजिस्लेचर के बंदों से रहा है। और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है, और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट भी तो इसी के मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के, ठीक। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव के बंदे निकलते हैं, ठीक। इसलिए लेजिस्लेचर कंट्रोल रखती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर,
और एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, क्योंकि इसके बंदे एग्जेक्टिव के लेजिस्लेचर से जा रहे हैं। और ये कौन से बंदे हैं? जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है। वैसे एग्जेक्टिव के अंदर और बहुत से आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आता है, टैक्स जो इनकम टैक्स आता है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के हेड हैं वो आ जाते हैं, पुलिस, मिलिट्री, ये सारे आते हैं। बात मैं पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी कैबिनेट, ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, क्योंकि ये सबको हेड कर रहा है ना। आपके एजुकेशन मिनिस्टर होता है, ठीक है, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो वो सारे के सारे इस लेजिस्लेचर से निकल के जा रहे हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, और वहीं से जाके वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव बना रहे हैं। समझ आई बात की? ठीक। तो इस वजह से कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव, अगर एग्जेक्टिव, प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट इन्फोर्स नहीं कर सकती लॉज को, तो पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा शुरू हो जाएगा, अपोजिशन शोर मचाना शुरू कर देगी कि प्राइम मिनिस्टर की जो और उसकी कैबिनेट है ये एग्जेक्टिव पावर्स को सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो इसलिए एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के, और लेजिस्लेचर कंट्रोल रखता है एग्जेक्टिव के ऊपर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी कंट्रोल है, लेकिन मेंबर्स अलग अलग हैं, इसलिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हमें नजर आते हैं। पार्लियामेंट्री में ज्यादा हमें कंट्रोल नजर आता है, ठीक। आगे देखें, इलेक्टोरल फंक्शंस। आपके पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर की एक पावर ये भी है कि इलेक्टोरल फंक्शंस इसके होते हैं, ठीक। कैसे? सिंपल सी एग्जांपल है, गवर्नमेंट आती है, ठीक, फिर उसके बाद जब एक साल बाद जब प्रेसिडेंट की बारी आती है तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट कौन करता है? हमारे ही भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो पार्लियामेंट में भेजे हैं, बैठे हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक। तो इलेक्शन भी तो इसके अंदर आ रहा है ना, इनका एक फंक्शन है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का। आगे देखें, कैन इनिशिएट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये भी इसकी पावर्स हैं, फंक्शन है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, कि अगर इन्हें लगे कि अब गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, प्राइम मिनिस्टर जाएगा। मेजॉरिटी जो रूल है, मेजॉरिटी जिसकी थी, जिसने गवर्नमेंट बनाई है, मेजॉरिटी जिस पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की, गवर्नमेंट बनाई, जाएगी, नए इलेक्शंस होंगे। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इसी की पावर्स हैं लेजिस्लेचर की, कि यहां पे आ सकता है। रिजॉल्व्स द कंप्लेंट्स एंड ग्रेवियंसेस ऑफ पीपल। अब जो लेजिस्लेचर के अंदर बंदे बैठे हैं, लॉ मेकिंग कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये लोगों को, उस लोगों के पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक रिएक्शंस को लाजमी देखते हैं। किसी भी लॉ के ऊपर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उस बिल के लिए पहले थोड़ा प्रोपेगेंडा होता है मीडिया के ऊपर, ताकि लोगों का रिएक्शन देखें, पब्लिक ओपिनियन देखें। कहीं ऐसा ना हो पब्लिक ओपिनियन देखे बगैर, लोगों का पब्लिक रिएक्शन देखे बगैर हम पास कर दें कोई लॉ, और लोग फिर उसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दें, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो। तो पब्लिक रिएक्शंस को देखा जाता है, पब्लिक ओपिनियन को देखा जाता है, और पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं, उनको भी नेशनल असेंबली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के रिजॉल्व करते हैं, ठीक। मैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन से ताल्लुक रखता हूं, आप किसी पर्टिकुलर रीजन से ताल्लुक रखते हो। लेजिस्लेचर में मेरा भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, आपके इलाके से भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठा है। मुझे अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे तो मेरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के अंदर उठेगा और बात करेगा इस चीज के ऊपर कि मेरी जो, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है, मुझे इलेक्ट किया है, वोट किया है, मेरे लोग फंडामेंटल राइट्स ही उनको नहीं मिल रहे, वो नाराज हैं, उनके मसले हल करो। आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके हक में बात करेगा नेशनल असेंबली और ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। अब समझ आई इसकी, लेजिस्लेचर की। एग्जेक्टिव अलग मैंने डिस्कस किया, जुडिशरी अलग किए, आप देखें उनको जाके, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।